नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। देश पर आसमान से आफत बरसने का दौर लगातार तेज होता जा रहा। उत्तराखंड से असम और गुजरात से कर्नाटक तक की जो तस्वीरें आ रही वो डरावनी है। चारों तरफ पानी और उस पानी में घिरी बेबस जिंदगानी। हर साल मॉनसून के साथ ही आने वाली बाढ़ की यही कहानी। जो लोग बाढ़ का कहर दूर से देख रहे हैं उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि यह तबाही कितनी भयानक और जानलेवा है। कुछ आंकड़े सामने आए। सरकार की एजेंसियों ने माना है कि इस साल 1 जून से 12 अगस्त के बीच यानी मॉनसून के 73 दिनों में बारिश और बाढ़ की वजह से 11 राज्यों में 868 लोगों की मौत हो गई। औसत निकालें तो रोजाना करीब 12 लोगों की जिंदगी सैलाब में समा गई। स्फेयर इंडिया नाम की एक गैर सरकारी संस्था है, एक संगठन है, उसने एक हफ्ते पहले तक देश में बाढ़ के हालात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया कि इस साल बाढ़ की वजह से बिहार में करीब 75 लाख, कर्नाटक में 51 लाख, केरल में 50,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी। इस रिपोर्ट के बाद मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचानी शुरू की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी संकट उसके बाद ही गहराया और लगातार गहरा रहा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के लोगों को 22 अगस्त तक भारी बारिश का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका। भारी बारिश की आशंका कर्नाटक के लिए भी जताई गई है। वहां बाढ़ का दोहरा हमला पहले से ही हुआ पड़ा। एक तो भारी बारिश, ऊपर से महाराष्ट्र के डैम से छोड़ा जा रहा पानी उत्तर और पश्चिम कर्नाटक के लिए काल बन चुका। पिछले साल यानी 2019 में, पिछले साल भी कर्नाटक में सैलाब का कहर ऐसे ही टूटा। तब भी महाराष्ट्र के बांधों से निकला पानी कर्नाटक की पहले से उफनाई नदियों में समाया तो कर्नाटक के 22 जिलों में हाहाकार मच गया। 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 35,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर्नाटक की बाढ़ में बह गई। पिछले साल भी वहां अगस्त के महीने में ही बाढ़ ने कोहराम मचाया था। इस बार भी समय और संकट जो है सब कुछ पिछले साल जैसा ही। कुदरत एक बार फिर मनमानी पर उतारू हो चुकी, जिस पर ना तो आम लोगों का कोई जोर चल सकता है और ना ही सरकारी मशीनरी का। फिलहाल कर्नाटक में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन विभाग के अफसर महाराष्ट्र के अफसरों के संपर्क में, वो तालमेल बिठाने में जुटे हैं ताकि महाराष्ट्र के बांधों से अगर पानी छोड़ने की नौबत आए तो इतना वक्त जरूर मिल जाए कि लोगों को बाढ़ में डूबने से बचाया जा सके। लोगों के घर बार, फसलों को बचाना तो तब भी संभव नहीं, लेकिन बाढ़ की चेतावनी देकर जान तो बचाई ही जा सकती। सारा सिस्टम अब इसी कोशिश में जुटा है। मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग नदियों, बांधों और जलाशयों में पानी के बढ़ते स्तर की चेतावनी दे रहा है और बाढ़ के पानी में अपना सब कुछ बर्बाद होता देख लोग सुन्न होकर सुन रहे हैं। आसमान से रहम की गुहार लगाने के लिए लोग भगवान के दर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाढ़ वाले इलाकों में सड़क से लेकर मंदिरों तक सब पानी में डूबे। मूसलाधार आफत से आधे हिंदुस्तान में मुसीबत। नदी भी उफान पर है, बहुत ज्यादा ऊपर स्तर आ गया है। गांव बन गए टापू, शहरों में सैलाब का तांडव। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जमकर लैंडस्लाइडिंग हुई है।
मैदान से पहाड़ तक बरसते बादलों का खौफ। सैलाब की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कई राज्यों में तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आशियाने डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, खेत खलिहान से लेकर मकान और दुकान तक में पानी घुस आया है। मंदिर पानी में डूब गए हैं, दरिया सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। घर से बाहर निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना है। तो लगातार होती बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे सैलाब विकराल रूप अख्तियार कर चुका है। ना मैदानी इलाके बचे हैं, ना पहाड़ों में लोगों की खैर है। पिछले कुछ घंटों में मूसलाधार आफत की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, मौसम विभाग भी खतरे की घंटी बजा रहा है। इससे पहले कि आपको बाढ़ से बेहाल देश का हाल दिखाएं, सबसे पहले देखिए मौसम विभाग की चेतावनी। पश्चिम हिमालय सहित उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका है। कई राज्यों को बाढ़ आने और भूस्खलन की आशंका पर चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जाहिर की गई। पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है खतरा बड़ा है और इससे निपटने के उपाय नदारद। तो शायद यही वजह है कि देश के ज्यादातर हिस्से सैलाब की चपेट में हैं। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो सैलाब ने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी कुदरत की इस विनाश लीला से पनाह मांग रहे हैं। यकीन नहीं आता तो सबसे पहले देखिए कर्नाटक से आई ये तस्वीरें। चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में एक दरख्त पर बैठे 50 से ज्यादा बंदरों का झुंड। कर्नाटक के दावणगेरे में तुंगभद्रा नदी उफान मार रही और इसी उफान में बंदरों का एक झुंड फंस गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बंदर किसी भी वक्त तुंगभद्रा नदी की तेज धार में बह जाएंगे। बंदर नदी में आई बाढ़ में घिर गए थे। डर के मारे बंदर पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और अग्निशमन विभाग को खबर दी और फिर शुरू हुआ सैलाब से इन बेजुबान जानवरों को बचाने का ऑपरेशन। हालांकि तुंगभद्रा नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो रहा था, जिससे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार टालना पड़ा। यही नहीं, रेस्क्यू टीम नाव लेकर बंदरों के करीब जाती तो बंदर डर जाते, लिहाजा रेस्क्यू टीम ने एक सीढ़ी बनाकर इन्हें बचाने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम ने सैलाब के बीच एक सीढ़ी किनारे पर मौजूद एक पेड़ से बांधी और वहां से दूर हट गए, जिसके बाद बंदर एक एक कर इस सीढ़ी के सहारे किनारे पर आ गए। सतत 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಗಶಃ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ सक्सेसफुल आगी अष्टू प्राणिगळನ್ನು ನಾವು। सैलाब से इन बंदरों की जान तो बच गई, लेकिन इंसानों की जान अब भी खतरे में है। देश के कई हिस्सों में सैलाब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ से कराहते मध्य प्रदेश का हाल। ये सिवनी नदी का जल तांडव है। तस्वीरें इतनी खौफनाक कि सिहरन होने लगे। सैलाब में सब कुछ फना हुआ जा रहा है। मंदिरों की सिर्फ गुंबदें नजर आ रही हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ सैलाब की आगोश में हैं। सड़कें तो जैसे समंदर बन गई हैं। पुल पर नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि इसे पार करना जोखिम भरा है, लेकिन लोग अपनी जान खतरे में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही तेज बारिश की वजह से खरमेर, सिवनी, चकरार समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। यही नहीं, इनकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि नर्मदा नदी जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बने पुल को डुबाने को बेताब नजर आ रही है। सिवनी नदी में भयानक बाढ़ की वजह से जबलपुर अमरकंटक हाईवे से करीब 5 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं नदी पर बना पुल भी पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसके कारण हाईवे पर जैम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है।
यहाँ की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। जबलपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। नर्मदा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बरगी डैम पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पानी का मिस्ट इतना ज्यादा है कि यहाँ खड़े रहना इम्पॉसिबल हो गया है। तो सोचिए, जो पानी नीचे जा रहा है, आप उसकी रफ्तार देखिए कि किस रफ्तार से पानी नर्मदा नदी में जा रहा है। और इसी की वजह से खतरा ये उत्पन्न हो गया है कि नीचे जो डाउनस्ट्रीम में शहर हैं, सिवनी, होशंगाबाद, खंडवा, वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। जो नदी के नर्मदा के आसपास के एरियाज हैं, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है वहाँ से लोगों के हटने के लिए, क्योंकि इस पानी से फ्लड आने का खतरा है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा के साथ साथ मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी भी अपने शबाब पर है। नदी के रास्ते में आने वाले सभी बांधों और बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश से जिले के भूमिगत जल स्तर में भी खासा इजाफा हुआ है। बैतूल बाजार गांव से आई ये तस्वीरें देखिए। यहां बिना मोटर चालू किए ही बोरवेल पानी उगल रहे हैं। जिले में कई जगहों पर बोरवेल भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो सैलाब के बीच लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम भी उठा रहे हैं। देखिए कैसे बाइक सवार और पैदल लोग अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लहरों के बीच आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से सटे हुए छत्तीसगढ़ का हाल देखिए। यहां भी बादल, बारिश और नदियों के पानी ने लोगों की जिंदगी दोजख बना दी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली का हाल तो सबसे बुरा है। यहां 3 दिनों से हो रही बारिश से मनियारी नदी उफान पर है। मनियारी जलाशय सहित सभी बांध लबालब है। यही नहीं, वेस्ट वियर नदी से भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मनियारी नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा है। नदी किनारे के सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। दर्जनों कच्चे मकान पानी में ढह गए हैं। बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मुंगेली जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। खास करके लुरमी के मनियारी नदी का जल स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। मुंगेली के लुरमी के मनियारी जलाशय में इस समय 6 फीट से ऊपर पानी चल रहा है। यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। लोगों के घर गिर रहे हैं और कई लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। मुंगेली में हुई मूसलाधार बारिश से खड़खड़िया नाला भी तबाही का शोर मचा रहा है। इससे आसपास के कई घरों में पानी भर गया है। सैलाब में घिरे 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सकरी, हाफ और आगर नदी उफान पर है। छोटे नदी नाले भी विनाश लीला की दस्तक दे रहे हैं। देखिए कैसे सड़क पर बना छोटा सा ये पुल भी जल समाधि ले चुका है। हालांकि यहाँ प्रशासन सख्त है और इस पुल से आवाजाही करने की मनाही है, लेकिन पुल पर पानी आने की वजह से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जैम हो गया है। सभी ब्लॉक्स में जो नदी या नाले के किनारे जो बसे हुए हैं और जो यहाँ पे सामान्यतः बाढ़ की संभावना रहती है, उन गांवों में सरपंच और कोटवारों के माध्यम से अलर्ट जारी किए हैं और समय के पूर्व हम लोगों ने कंटिन्यूस पे नज़र रखे हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति आती है तो मुनादी कराएंगे और जो संभावित परिवार है उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह जो सेफ स्थान है वहाँ पे उनको रखेंगे। ये सुकमा की तस्वीरें हैं। पिछले 24 घंटे से टापू में तब्दील हो चुका है यहाँ का कोटा इलाका। हालांकि अब गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे जरूर उतर रहा है, लेकिन कोटा के आसपास अभी भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए कैसे सैलाब में एक ट्रक फंसा हुआ है। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने सैलाब के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की और तेज धार में फंस गए। हालांकि वहां तैनात बचाव दल फौरन एक्शन में आया और ट्रक में बैठे चालक समेत दूसरे लोगों की जान बचा ली। तूफान, आंधी, बारिश, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। दुनिया का कोई कोना इनसे बचा नहीं। लेकिन एक बात बड़ी परेशान करने वाली है कि मौसम की मार भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर ही पड़ती। 2018 में राज्यसभा में केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 1953 से 2017 के दौरान
1953 से 2017 पूरी दुनिया में बाढ़ से जितने लोगों की मौत हुई उनमें 20% यानी हर 5वां आदमी भारतीय था। 64 साल में 1,07,487 मौतें भारत में बाढ़ की वजह से हुई। इस दौरान लोगों के घर, फसलें, दूसरी संपत्तियों को जो नुकसान हुआ वो 3,65,860 करोड़ रुपए का था। तब सरकार ने माना था कि देश में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह मूसलाधार बारिश ही। जलवायु परिवर्तन की वजह से अचानक भारी बारिश होने लगती है और कुछ घंटों की बारिश में ही बाढ़ आ जाती है। मौसम और पर्यावरण के जानकार इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बताते हैं, जिस पर लगाम लगाने का कोई तरीका अब तक किसी को सूझा नहीं है। देश की सरकार की एजेंसियां हों या फिर इंटरनेशनल, सब सिर्फ चेतावनी ही दिए जा रही। 2 साल पहले तक एक चेतावनी वर्ल्ड बैंक ने भी दी थी। बताया था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक भारत की आधी आबादी के रहन सहन के स्तर में भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि लोग जितना कमाएंगे उससे ज्यादा बाढ़ और सूखे में गंवा देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत में बारिश बेतरतीब होने लगी, एक साथ कहीं बाढ़ कहीं सूखा। दोनों का संकट इस साल भी दिख रहा। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने महिसागर और दाहोद के अलावा पूरे गुजरात में सामान्य से 22% से लेकर 274% तक ज्यादा बारिश हुई। इस महीने अब तक कर्नाटक के रामनगर में 39, बेंगलुरु शहर में 55% कम बारिश हुई, जबकि बाकी पूरे राज्य में सामान्य से दोगुनी से भी ज्यादा बारिश हो चुकी। ऐसी ही बेतरतीब बारिश महाराष्ट्र में भी हुई है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, मराठवाड़ा में सामान्य, विदर्भ के नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में बहुत ज्यादा और बाकी हिस्से में बहुत कम। सूखे जैसे हालात हैं। बिहार के लोग पिछले 1-1.5 महीने से बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वहां भी उत्तर बिहार में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। दक्षिण बिहार में शेखपुरा जिले में इस साल सामान्य से 28% कम बारिश हुई। वैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनकी तुलना में बिहार की बाढ़ बिल्कुल अलग है। वहां बारिश की वजह से बाढ़ नहीं आई, बल्कि इसलिए आई है क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियों ने तटबंध तोड़ दी। अब नेपाल के बांधों से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो टूटे तटबंधों के रास्ते वो लोगों के गांवों में घुस जाता है। हाल यह है कि बिहार के लोग बाढ़ का सीरियल अटैक झेल रहे हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में कोई बड़ी नदी नहीं बहती, बस द्रव्यावती नाम की एक नदी है जिसका वजूद ही खतरे में। फिर भी वहां बाढ़ आ गई क्योंकि 4 दिन पहले घंटों तक मूसलाधार बारिश होती थी। इतना पानी बरसा कि जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी 2400 साल पुरानी ममी भी बाढ़ में डूबते डूबते बची। उत्तर प्रदेश के 800 गांवों पर सैलाब का प्रहार। बिहार के 16 जिलों में जल प्रलय से हाहाकार। ओडिशा के 4 जिलों में बारिश मूसलाधार। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बादलों ने तबाही की तस्वीरें उकेर दी। जमीन का नामो निशान नहीं, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब के सितम से ना रेतीली जमीन बची है, ना ही पहाड़ी इलाके। हर जगह नदियों में बर्बादी का बहाव है और किनारों पर बसी जिंदगी जूझ रही। गुजरात का हाल देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ के शहर शहर, गांव गांव भारी बारिश की वजह से सैलाब में समाते चले जा रहे हैं।
गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से नदी, नाले और तालाब लबालब हो गए। जाहिर है इन हालात में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन कच्छ जिले के मुंद्रा में एक तालाब में फेंकी गई चीज को ढूंढने की प्रतियोगिता हुई, जहां एक शख्स अचानक डूबने लगा। किनारे पर खड़े लोग तमाशा देखते रहे और थोड़ी ही देर में यह शख्स गहरे तालाब में जैसे समा गया। गुजरात में पिछले कुछ घंटों में बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की है। लेकिन हालात कैसे हैं ये देखिए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, इतना पानी कि आदमी डूब जाए। ऊपर से बादल मूसलाधार बरस रहे हैं। गिर सोमनाथ में तो हालात कहीं बदतर है। घर, दुकान, हर जगह पानी ही पानी है। देखिए कैसे सड़क पर पानी का तेज बहाव है, लिहाजा लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे हैं। गुजरात का सूरत शहर तो जैसे जल समाधि ले रहा है। देखिए कैसे शहर की बस्तियां पानी के आगोश में हैं। घरों में पानी है, सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है और इस पानी में फंसी जिंदगानी है। सूरत के बारडोली के पास बहती मिंढोला नदी उफान पर है। कुछ घंटों की तेज बारिश की वजह से यह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में बारडोली के तलावड़ी इलाके में मिंढोला नदी का पानी घुस आया है, जिससे करीब 400 घर पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी भर जाने से यहाँ के बाशिंदे पलायन को मजबूर हैं। देखिए कैसे सैलाब की वजह से सिर्फ घरों की छतें नजर आ रही हैं, दरो दीवार का अता पता ही नहीं है। मिंढोला नदी के अंदर जो जलस्तर बढ़ रहा है उसी का नतीजा ये है कि उपरवास यानी कि तापी जिला सोनगढ़ उकाई में जो भारी बारिश हो रहा है उसी की वजह से ये जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके सिलसिले में ये मिंढोला नदी उफान पे है। अब भरूच शहर की ये तस्वीर भी देखिए। बारिश की वजह से शहर की गलियों में पानी भर गया है, तो पानी की वजह से गड्ढे नजर ही नहीं आ रहे। यहाँ के गांधी बाजार में लोग एक एक कर इन्हीं गड्ढों में गिर रहे हैं। सबसे पहले एक महिला गड्ढे में गिरती है, फिर एक शख्स भी इस गड्ढे में गिर जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही जारी है क्योंकि प्रशासन ने ना गड्ढे भरे हैं और ना ही पानी निकालने की कोई व्यवस्था की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गुजरात की 234 तहसीलों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश तापी के डोलवन और सूरत के मांडवी में हुई है। राज्य भर में अब तक औसतन 83% बारिश दर्ज हुई है। बारिश की वजह से 323 सड़कें बंद हैं, जबकि राज्य परिवहन की 36 रूट की बसें भी बंद कर दी गई। उधर गुजरात के अलावा बारिश की वजह से ओडिशा का हाल भी बुरा है। ओडिशा में 13 अगस्त से हो रही भारी बारिश ने कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सड़क संपर्क टूट गया है, कच्चे मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हीरा डैम लबालब भर गया है। सोमवार को डैम के 12 गेट और खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और सुंदरगढ़ जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ओडिशा में 20 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मलकानगिरी में भारी बारिश की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए, तो कई जगहों पर लोग सैलाब में फंस गए हैं। देखिए कैसे ये ट्रक पानी के तेज बहाव के बीच पुल पार करने की कोशिश कर रहा था और नियंत्रण खो बैठा। ट्रक का पिछला हिस्सा नदी में डूब गया। तो बारिश बंद होने के बाद लोग इसे रस्सी के सहारे बाहर खींचने की कोशिश करते नजर आए। एरियल तस्वीरों से भी जाहिर होता है कि मलकानगिरी में बारिश ने कैसा तांडव मचा रखा है। मैदानी इलाकों की ही तरह पहाड़ भी कुदरत के सितमगर तेवर से कराह रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की तो परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम विभाग की माने तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक उत्तराखंड में बारिश होती रहेगी। कई जगहों पर भूस्खलन और बरसाती नालों में उफान आने की संभावना है।
यही नहीं, उत्तराखंड में कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटनाएं आम हैं, तो ऐसी ही एक घटना में एक महिला लापता हो गई। महिला का नाम भागीरथी देवी है, जो सोमवार सुबह अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी बादल फटने से सैलाब आया और उन्हें बहा कर ले गया। लेकिन इस इलाके में बचाव का काम भी आसान नहीं, क्योंकि पहाड़ की सीधी खड़ी चोटी है और गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खराब। जिले के धारचूला में जुम्मा गांव है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और एक महिला लापता हो गई। सुबह तकरीबन 5 बजे, सोमवार की सुबह तकरीबन 5 बजे ये हादसा हुआ, जिसके बाद लगातार जो यहाँ पर एसडीआरएफ है, एसएसबी के जवान हैं, आज भी यहाँ पर ऑपरेशन अपना चला रहे हैं, क्योंकि ये जो भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ था उसका पूरा हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ से नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। गौर से देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गिरा है, चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। मिट्टी के बीच एसडीआरएफ और एसएसबी के जवान महिला की लाश तलाश रहे हैं। पत्थर और मिट्टी हटाई जा रही है। फिसलन बहुत है, लेकिन बचाव कर्मी अपने काम में जुटे हुए हैं। देवी नाम की उस महिला को तलाशा जा रहा है। एक दिन पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार एसएसबी और एसडीआरएफ के जवान कोशिश कर रहे हैं कि महिला को यहाँ पर तलाशा जाए। ये अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर ये आशंका है कि महिला इस जगह पर दबी हो सकती है, या फिर यहाँ नहीं होती है तो फिर नीचे जो आप मेरे दाहिनी तरफ खाई देख रहे हैं, ये यहाँ से हजारों फीट नीचे जाकर काली नदी है, वहाँ पर जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, जिनमें यहाँ पर एसडीआरएफ और एसएसबी के जवान तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके में बारिश के बाद पहाड़ के कई हिस्से टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। पिथौरागढ़ के अस्कोट इलाके में ऐसा ही विशालकाय पत्थर दिल्ली धारचूला हाईवे पर गिरा, जिसे 2 दिन बाद भी हटाया नहीं जा सका है। गनीमत यह रही कि उस समय कोई वाहन उसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन इस भारी भरकम पहाड़ के हिस्से को हटाने में प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब इसे हटाने के लिए ब्लास्ट किया जाएगा, जिसके लिए कई जगह पर बारूद लगाया गया है। पिथौरागढ़ शहर में आसमानी आफत का तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण यहाँ 4 घर मलबे से पूरी तरह पट गए। जीआईसी के पास सुनीगैड़ में एक घर में इतना मलबा गिरा कि सीमेंट की मजबूत छत ही टूट गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। चमोली की ये तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। यहाँ ऑल वेदर सड़क का काम भी रुका हुआ है, क्योंकि कई दिनों से रुक रुक कर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जबकि हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है। एनएच की टीम यहां से मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन इन मुश्किल हालात में सड़क साफ करना इतना आसान भी नहीं। बाढ़ से बर्बादी की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद बारी है इमरान खान बलोच संहार से जुड़ी रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक बार फिर सेना ने बलोच आबादी को निशाने पर ले लिया है। इस बार सेना ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। बलोच युवकों को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की ऐसी ही हैवानियत का एक वीडियो न्यूज़ 18 को मिला है। यह वीडियो दिखाएंगे और पाकिस्तान में बलोच संहार का पूरा सच आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अब तक हक की आवाज उठाने वालों को गोलियों से भून दिया जाता था। अब वहां पाकिस्तान की फौज और सुरक्षा बल के जवान बेवजह भी लोगों की बेरहमी से हत्या करने लगे। 4 दिन से बलूचिस्तान के लोग अपने एक होनहार नौजवान की मौत पर खून के आंसू रो रहे हैं। बलोच लोग पाकिस्तान की सरकार से सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि हयात बलोच नाम के 25 साल के उस नौजवान का गुनाह क्या था। क्या उसने पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कांस्टेबलरी के सिपाहियों ने क्यों उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस घटना के चश्मदीदों का कहना है कि बीते गुरुवार यानी 13 अगस्त पाकिस्तान के सुरक्षा बल की एक टुकड़ी बलूचिस्तान के तुर्बक इलाके से गुजर रही थी। उन पर कहीं से गोली चली, जिसके बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवान पागल हो गए। उन्होंने नजदीक ही खजूर के बाग में अपने माता पिता के साथ मौजूद हयात बलोच को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बूटों से रौंदने के बाद भी जब पाकिस्तान के सिपाहियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने हयात बलोच को गोलियों से भून डाला। बलूचिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी माना कि हयात बलोच की बेवजह हत्या की गई, लेकिन पाकिस्तान सरकार की जबान बंद है।
वैसे भी पाकिस्तान सरकार को बलूचिस्तान के लोगों की जान की परवाह कहां है। उसे बलूचिस्तान की जमीन से मतलब है, वहां जमीन में दबे बेशकीमती मिनरल से मतलब है। बलूचिस्तान की संपत्ति हड़पने के लिए ही पाकिस्तान ने 73 साल से उस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। आजादी की मांग करने वाले बलोच लोगों की आवाज कुचलने के लिए वहां पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल को तैनात किया गया, जो एक ही बात जानते हैं कि जब मन में आए किसी बलोच को पकड़ो, उसे कत्ल कर दो, ताकि बाकी लोगों में पाकिस्तान की सेना की दहशत बनी रहे। यह सच्चाई ह्यूमन राइट्स वॉच से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक को पता है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार नाम की चिड़िया बची ही नहीं। बलूचिस्तान में कुछ लोग दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं, हयात बलोच की तरह, और हजारों ऐसे जिनके बारे में दशकों से पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की आर्मी पूछताछ के लिए घर से ले गई, उसके बाद उनका क्या हुआ। जमीन निगल गई, आसमान खा गया। बलूचिस्तान में लापता लोगों के घर वालों ने एक संगठन बना रखा जिसका नाम है VBMP, यानी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स। 2 साल पहले VBMP ने बताया कि 2001 से 2017 के बीच बलूचिस्तान के 5000 से ज्यादा 5228 लोगों को आर्मी पकड़ कर ले गई और फिर वो कभी अपने घर नहीं लौटे। 2011 में पाकिस्तान की सरकार ने भी माना था कि बलूचिस्तान में 5369 लोगों के गायब होने की शिकायत की गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग भी बनाया गया। काफी हंगामे के बाद अक्टूबर 2018 में करीब 300 लापता बलोच अचानक अपने घर लौटा। उसके बाद भी बलोच लोगों के गायब होने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान का पैंतरा जरूर बदल गया। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बलूचिस्तान में आतंकी संगठन सेना की वर्दी पहनकर लोगों को अगवा कर रहे हैं। करीब 5 साल से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना बलूचिस्तान में अपने जुल्म पर यही कहकर पर्दा डाल रही थी, लेकिन हयात बलोच की दिन दहाड़े हत्या के बाद उसके इस झूठ की पोल भी खुल गई। जुल्म, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं बलोच। बलोच युवाओं का हो रहा है कत्लेआम। इमरान सरकार का सबसे बड़ा बलोच संघार। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने लगता है अब यह तय कर लिया है कि वो बलोच की नस्ल ही खत्म करके दम लेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान सेना सरेआम बलोच युवाओं का कत्लेआम कर रही है। ये कत्लेआम क्यों हो रहा है और इसके पीछे इमरान सरकार की क्या मंशा है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं बलोच का कत्लेआम कैसे अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बलोच युवाओं के कत्लेआम का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में तस्वीरें भले ही साफ ना हो, लेकिन इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यहां हो क्या रहा है। इस वीडियो में एक जगह पर 3 सैनिकों ने एक बलोच युवा को घेर रखा है। सैनिक उसे बंदूक के दम पर धमका रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा यह शख्स बलोच युवा का पिता है जो अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा है। इस जीप में शायद सेना का अफसर बैठा है, इसलिए बलोच युवा बार बार जीप के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ये 3 सैनिक बलोच युवा की पिटाई कर रहे हैं। यहां तक तो गनीमत है। इसके बाद इन 3 सैनिकों ने उस बलोच युवा को जाने के लिए कहा। युवक जैसे ही आगे बढ़ा तो सैनिक पीछे की ओर पलट गए, लेकिन तीसरे सैनिक ने इस बलोच युवा पर राइफल से 3 गोलियां चला दी। गोली लगते ही यह शख्स जमीन पर गिर जाता है। फिर सैनिक आगे बढ़ता है और उस तड़पते शख्स के पास जाकर फिर उस पर गोली चला देता है। इस बार वो उसे 4 गोलियां मारता है। इसके बाद भी इस हैवान का दिल नहीं भरता। ये उस तड़पते शख्स के और करीब जाता है और फिर उसे एक और गोली मारता है।
पाकिस्तान सेना की हैवानियत का ये वीडियो 13 अगस्त का है और ये हैवानियत की है पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर के जवानों ने, जिन्होंने बलोच युवक को उसके पिता के सामने ही गोलियों से भून डाला। फैमिली का कहना है कि वहां पर एफसी के अहलकार आए और उन्होंने उस तालिब इल्म को ब्लाइंड फोल्ड किया, यानी आंखों पर पट्टी बांधी और वालिद के सामने उसे लेके सड़क पे लिटाकर गोलियां मार दी। एफसी के एक सिपाही ने उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ या ज़रूरत से ज़्यादा इश्तियाल में आके मोहम्मद हयात पे फायरिंग कर दी और मोहम्मद हयात मौके पर ही जान बहक हो गए। पाकिस्तान के बुज़दिल फौजियों ने जिस निहत्थे को गोलियों से भूना, वो ना तो कोई आतंकी था, ना ही उसने कोई जुर्म किया था, बल्कि उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक बलोच था। मारे गए युवक का नाम हयात बलोच था और वो बीएससी फाइनल का छात्र था। हयात को फौजियों ने उसके खजूर के बागीचे से पकड़ा और पहले उसके हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर खींचा। खींचते हुए उसे बगीचे के पास ही सड़क पर लाया गया। सड़क पर इन हैवान फौजियों ने हयात को 9 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हयात की मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में बलोच का गुस्सा और भड़क गया है। आप लोगों को दहशतज़दा करने के लिए, लोगों को खौफज़दा करने के लिए ऐसे मासूम बच्चों को उठा के उनके वालिदैन के सामने वहीं पर गोलियों का निशाना बना दें। हयात के शव के पास उसके घर वालों का मातम मनाते हुए ये फोटो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये तस्वीर पाकिस्तान सेना की हैवानियत बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में हयात के माता पिता अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाते हुए देखे जा सकते हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में बलोच का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगह जगह हयात को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मैं उस माँ की दर्द को समझ सकती हूँ जिससे अपने आंखों के सामने अपना बेटा खोया। इस बेदर्दी से उसी के सर का दुपट्टा खींच के उसकी आंखों को बांधा गया। 8 गोलियां उसको मारी गई। कोई रोकने वाला नहीं था उसको, कोई पूछने वाला नहीं था। हयात बलोच को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हयात बलोच को फ्रंटियर कोर के जवानों ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो आपको बता दें कि इसके पीछे है बलोच आंदोलन और उससे परेशान पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस साल समारोह का विरोध कर रही थी। 13 अगस्त को फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद फ्रंटियर कोर के जवान बौखला उठे और उन्होंने बलोच इलाकों में हिंसा करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में हयात सैनिकों की एक टुकड़ी के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जवानों ने गुस्से में गोलियों से छलनी कर इसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो तस्वीरों में शख्स दिख रहा है, ये हयात बलोच है। हयात की मौत का वीडियो और फोटो सामने आने के बाद फ्रंटियर कोर की हैवानियत भी अब दुनिया के सामने आ गई है और बड़े बड़े बलोच नेता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से मुहिम शुरू हो चुकी है हयात को इंसाफ दिलाने की। और ये आवाज अब सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, बलूचिस्तान के बाहर से भी उठने लगी है। हयात के हक में अब पूरे पाकिस्तान में आवाज उठ रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में बलोच एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद क्वेटा के प्रेस क्लब में भी विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बलोच पर जुल्म का ये पहला मामला नहीं है और ना तो ये कोई पहली वारदात है। हयात की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना पढ़े लिखे बलोच युवाओं को चुन चुन कर मार रही है। एक ऐसे शख्स को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक मेहनतकश का बच्चा था, उसको जिस बेदर्दी से मारा गया है, ये बात ये बता रहा है कि ये तमाम नौजवानों के लिए वो तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो। हयात के हक में शोर बुलंद हुआ तो इमरान सरकार को भी लगा कि इस गुस्से की आंच अब उनकी कुर्सी तक आ सकती है। इसके बाद सरकार भी हरकत में आ गई और उसने दिखावे की कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार ने हयात मामले की जांच के आदेश दिए और फ्रंटियर कोर के अफसर शाहिदुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिदुल्लाह को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
पाकिस्तान में बलोच की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है। कुछ दिन पहले मलिक नाज नाम के एक शख्स की हत्या होती है, उसके आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस केस में तो आरोपी सेना का ही एक अफसर है, इस पर कार्रवाई हो ये बहुत मुश्किल है। हयात की हत्या को लेकर एक तरफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मामले की गूंज विधानसभा में भी पहुंच चुकी है, जहां बलोच नेताओं ने पाकिस्तान में हो रहे जुल्म और सितम और जंगल राज की सारी पोल खोल कर रख दी। दहशत के ये सबसे हम नहीं मानते। पाकिस्तान में बलोच नौजवान की हत्या के बाद जो बवाल मचा, उसके बाद वहां सुरक्षा बल के एक अफसर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई दोषी को सजा देने के लिए नहीं करता, बल्कि उसको बचाने के लिए करता है। दुनिया की आंख में धूल झोंकने का यह पाकिस्तान का हथकंडा है। जब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवादियों की फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की चेतावनी दी थी, काली सूची में, तब पाकिस्तान ने अपनी खाल बचाने के लिए लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद और उसके खास गुर्गों को गिरफ्तार किया। इमरान खान सरकार ने तब दावा किया था कि वो पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद नहीं चलने देगी। उस दावे की सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही। पाकिस्तान ने पहले संयुक्त राष्ट्र में गोलमाल करके हाफिज सईद के बैंक खातों पर लगी रोक हटवाई, वो भी तब जब लाहौर की एक अदालत ने हाफिज सईद को आतंकवादियों की फंडिंग के 2 मामलों में 11 साल कैद की सजा सुना दी थी। उसी के बाद अचानक हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में मुकदमों की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। अब खबर है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के इशारे पर हाफिज सईद और उसके आतंकी गिरोह के बड़े गुरुओं की रिहाई का रास्ता खोला जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी। इसी साल जून में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद के 2 खास साथियों अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को 1 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इनमें अब्दुल रहमान मक्की वही आतंकी है जिसे मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी सजा पर लाहौर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। माना जा रहा है कि हाफिज सईद को जेल से बाहर निकालने की यह पहली चाल। चूंकि हाफिज सईद पर पूरी दुनिया की नजर है, उसको पहले रिहा करने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता था, इसलिए पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अब हाफिज सईद के बाकी साथियों को धीरे धीरे जेल से बाहर निकालने में जुटी। बाद में उसी चोर दरवाजे से हाफिज सईद को बाहर निकालना आसान हो जाए। हयात से हैवानियत पर जल उठा पाकिस्तान। बलूचिस्तान की गली गली में बगावत का शोर। कुर्सी बचाने के लिए बेचैन है इमरान। हाफिज के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। बलोच पर जुल्म के खिलाफ तो पाकिस्तान में पूरे साल विरोध प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन हयात के साथ हुई हैवानियत के बाद विरोध प्रदर्शन बगावत के शोर में तब्दील हो चुका है। हयात को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरफ तो सड़कों पर आवाज उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान असेंबली में भी हयात की हत्या का शोर गूंज रहा है। बलोच नेताओं ने हयात को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दिया है। हयात को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम बलोच वजूद बचाने के अभियान में तब्दील हो चुकी है। हयात की हत्या के बाद बलूचिस्तान में जो गुस्सा भड़का है, उसकी आवाज अब बलूचिस्तान की असेंबली में भी सुनाई देने लगी है। बलोच नेताओं ने हयात की हत्या को लेकर पूरे पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बलोच बच्चे को जो बिल्कुल सेसस का इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा था, उसको सामने मार दिया
कोई है पूछने वाला? किससे वज़ीर आला का बाप का ये जुर्रत है कि ये पूछ लें? किससे आईजी का बाप का ये जुर्रत है कि वो पूछ लें? किसी डीसी का बाप का ये जुर्रत है कि वो पूछ लें? बलूचिस्तान असेंबली में बलोचों की नुमाइंदगी करने वाले इस सेनेटर ने हयात को इंसाफ दिलाने की मांग तो उठाई ही, इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है इसकी भी तस्वीर पेश की और उन्होंने पाकिस्तान में इमरान की बलोच संघार की नीति का पर्दाफाश कर दिया। ना अदालतें, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना मुंतखब वजीर, ना मुंतखब वजीर आला, ना मुंतखब वजीर आजम। कैसा मुल्क है ये तो पाकिस्तान नहीं, ये तो यागिस्तान है। यागिस्तान मीज जहाँ पे ना कानून हो, ना आईन हो, ना कुछ भी हो, जिसके साथ डंडा है, जिसके साथ तलवार है, जिसके साथ तीर है, जिसके साथ छुरे है, उसके माना पड़ेगा। हयात को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान में जो मुहिम चल पड़ी है उससे नेता और आम जनता ही नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि मशहूर बलोच गायक और दूसरे कलाकार भी अब मैदान में आ गए। यही वजह है कि अब हयात को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम के तहत नए नए गाने और तराने भी बनाए जा रहे हैं ताकि हयात की आवाज को इमरान खान के कानों तक पहुंचाई जा सके। हयात को इंसाफ दिलाने की गूंज सड़क और बलूचिस्तान की असेंबली से होती हुई अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की संसद में भी अब हयात को इंसाफ देने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ये हादसाती तौर पर मारा गया तो फिर इसके हाथ और पांव क्यों बांधे गए? हादसाती तौर पर एक गोली तो चल सकता है जनाब चेयरमैन, इस पर 8 गोलियां बरसाई गई। हयात की हत्या के विरोध में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। जगह जगह हयात के हक के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान की असेंबली से लेकर पाकिस्तान की संसद तक हयात के लिए आवाज उठ रही है। इसके बाद भी ना तो इमरान खान ने इसे लेकर कोई बयान दिया और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की ओर से कोई बयान आया। पाकिस्तान एक बेगुनाह छात्र की हत्या को लेकर उबल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनकी नज़र में एक बलोच की जान से ज़्यादा कीमती हाफिज सईद जैसे आतंकियों की जान है। उन्हें लगता है कि जब तक हाफिज सईद जैसे आतंकियों का हाथ उनके सिर पर है, बलोच आंदोलन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया के दबाव में कुछ दिन पहले इमरान खान ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को सलाखों के पीछे डालने का दिखावा जरूर किया था, लेकिन अब वही इमरान खान हाफिज के गुनाहों को धोने में जुट गए। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने हाफिज सईद की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने हाफिज की सजा को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। हाफिज के साथ साथ उसके रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को भी यही राहत दे दी गई। जून में ही हाफिज और मक्की को पाकिस्तान की टेरर कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाफिज इमरान की मदद से एक बार फिर बच गया। इमरान खान की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही जब जब दुनिया का दबाव बढ़ता है, हाफिज को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। FATF की बैठक से पहले भी पाकिस्तान यही नाटक करता है, लेकिन अब तक हाफिज को सजा नहीं हुई है। इससे साफ है कि हाफिज को जेल भेजना पाकिस्तान का सिर्फ नाटक है और हाफिज सलाखों से बाहर आते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगता है। हक और इंसाफ की फतह हुई है। इंशाअल्लाह इंडिया नाकाम हुआ है। हाफिज सईद भले ही सलाखों के पीछे रहे, लेकिन आतंक की उसकी दुकान चलती रहती है। जम्मू कश्मीर में लश्कर एक बार फिर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में लश्कर के आतंकियों ने अब आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है। पिछले कुछ महीनों से घाटी में आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों की तरफ से सिविलियंस को अपना निशाना बनाना, पुलिस और SF को अपना निशाना बनाना, ये ट्रेंड जो कुछ दिनों से देखने को मिला है। अब देखेंगे कहीं पंच सरपंच टारगेट हुए, कहीं को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टारगेट हुए। पाकिस्तान एक तरफ जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी वारदात करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी ओर वो अपनी ही जनता पर जुल्म कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठ रही है, उससे साफ है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।